चलो बोलना मत, ध्यान से समझना। 5-6 रिवर्स हमने पढ़ी थी, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, सबसे पहले इंडस रिवर पे बात करी थी हमने। कहां से निकल रही थी इंडस रिवर? मानसरोवर से। मानसरोवर में एक पर्टिकुलर ग्लेशियर था, कौन सा ग्लेशियर था? सांगचू नहीं था, पोखरचू था। सांगचू कब बताया मैंने? ऐसा चू वैसा चू मत बोल दो ना, कोई भी चू मत लगा दो। बोखरचू ग्लेशियर था। और एक धारा थी हमारी, कौन सी धारा थी? सेंगे जांगबो। ठीक है, और इंडस रिवर के बारे में हमने एक चीज पढ़ा था कि भारत में इसकी जो लंबाई है वो कम है, पाकिस्तान में इसकी लंबाई ज्यादा है। टोटल इसकी जो लेंथ है 3180 किलोमीटर है। इंडिया में जो इसकी लेंथ जाती है, कितनी जाती है बताओ जल्दी? 1114 किलोमीटर। ठीक है, यहां पे हमने दो पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? लद्दाख पढ़ी थी, जांस्कार पढ़ी थी, और कौन सी पढ़ी थी? काराकोरम। तो इंडस रिवर किन दो के बीच से जाती है बताओ? लद्दाख और जांस्कार, ये दो श्रेणियां हैं हमारी, पर्वत श्रेणियां, जो कि हमारी ट्रांस हिमालय में है, वहां से निकलती है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी 1960 ईस्वी में एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, सिंधु समझौता, जिसके तहत भारत जो है सिंधु नदी का सिर्फ कितना हिस्सा यूज करता है? 20%। जो रिमेनिंग हिस्सा है वो कहाँ जाता है? पाकिस्तान पे जाता है। और जब हमने डैम्स देखे थे तो हमने एक चीज खास देखी थी कि सिंधु नदी पे कोई भी डैम नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ज्यादा पानी किसको जाना है? पाकिस्तान को। डैम बनाने से क्या होगा? वो पानी हमारा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा वहीं। नेक्स्ट हमारी आई थी कौन सी नदी? झेलम रिवर। बताओ तो झेलम नदी कहां से निकलती है? जल्दी बताओ। पीर पांजाल रेंज से निकलती है, पीर पांजाल। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज पढ़ाई थी झेलम नदी के बारे में। क्या पढ़ाई थी? ये वूलर झील का निर्माण करती है, क्योंकि एक धारा है हमारी, कौन सी? वेरीनाग। ये जो धारा है ये जाती है कहां? वूलर झील में। और वूलर झील की खास बात क्या है? भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी नदी है। फिर आए थे हम कौन सी नदी पे? चेनाब नदी पे। चेनाब नदी पे एक स्पेशल बहुत खास डैम है, बार बार पूछता है, कौन सा? बगलिहार डैम। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि बगलिहार डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है? कौन सी नदी पे है? चेनाब नदी पे। चेनाब नदी कहां पे निकल रही थी हमारी? बताओ कौन सा पास था? बारालाचा पास। ठीक है, तो जो चेनाब रिवर है वो हमारे बारालाचा पास से निकल रही थी। बारालाचा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और दो स्ट्रीम्स आ रही थी, एक आ रही थी हमारी चंद्र और दूसरी कौन सी आ रही थी? भागा। ये हिमाचल प्रदेश में जब मिलती है तो तब हम चेनाब नदी को कौन सी नदी बोलते हैं? चंद्रभागा नदी। वहां से जब बाहर निकलती है तब जाके चेनाब कहलाती है। लास्ट आई हमारी कौन सी? रावी। अच्छा, चेनाब में एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बताओ? वॉल्यूम के हिसाब से ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की? इंडस नदी की। फिर आए थे हम रावी रिवर में। रावी रिवर कहां से निकल रही थी? रोहतांग पास से। रोहतांग पास भी कहां स्थित है हमारा? हिमाचल प्रदेश में। तो हमने दो दर्रे देख लिए, कौन कौन से? एक बारालाचा दर्रा, एक रोहतांग दर्रा। ठीक है, फिर आए हम कौन सी पे? ब्यास पे। ब्यास कुंड नाम की एक जगह से इसका ओरिजिनेशन हो रहा था। ठीक है, लास्ट हमारी कौन सी नदी आई थी? सतलज नदी। सतलज नदी हमने पढ़ा था कि कैलाश मानसरोवर के वहां पे एक राक्षस ताल है, वहां से निकलती है और भारत में एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा स्थित है, कौन सा दर्रा? सिपकिला। तो हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे भी कवर अप हो गए हमारे। बारालाचा दर्रा कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश। क्लियर? अब ये नदी जब भारत में एंटर करी, कौन से दर्रे से? सिपकिला दर्रे से, तो थोड़ा आगे जाके हिमाचल प्रदेश में एक डैम बना इस पे। कौन सा डैम? भाखड़ा नांगल डैम। ठीक हो गया। ये हमने कौन सा रिवर सिस्टम पढ़ा था हमारा? इंडस रिवर सिस्टम। अब जब हम हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो सिर्फ एक सिंधु नदी का ही सिस्टम नहीं आता है, एक और नदी है जो यहां से निकल के कुछ इस प्रकार से जाती है। गेस करो मैं किस नदी के बारे में बात कर रहा हूं? गंगा नदी के बारे में बात कर रहा हूं।
एक और नदी यहां से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करेगी, वो कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र नदी। आज हमने इन दोनों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी नदी? पहली गंगा नदी, दूसरी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर रहा सभी को? तो हेडिंग डाल देना गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम। एक फिगर बनवा रहा हूं मैं, उस फिगर से समझेंगे कि ये नदियां निकल कहां से रही हैं और पूरा इन डेप्थ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा आपके लिए प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला काम देखो, ध्यान से समझना, इस फिगर को अगर आप याद कर लेते हो तो आपको रिवर सिस्टम दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने इंडस रिवर सिस्टम कोड में याद करा था, इसको भी हम कोड में ही याद करेंगे। मैं सीधे एक लाइन डाल दूंगा ऐसे ऊपर को, यहां से एक लाइन ऊपर, यहां से एक लाइन ऊपर, यहां से एक लाइन ऊपर, ठीक है। और इधर पे बीच में 2 लाइन डाल दूंगा मैं। समझते रहना, कोड समझने पर ही हमें वो चीजें एग्जाम में याद रहेंगी, बिना कोड के याद नहीं रहेंगी, ठीक है। यहां पे मैं वी लिखूंगा, यहां पे एन लिखूंगा, यहां पे के लिखूंगा, यहां पे आर लिखूंगा और यहां पे डी लिखूंगा। तो जो स्ट्रेट लाइन का कोड बनेगा, यहां से जब पढ़ूंगा क्या बनेगा? वी एन के आर डी। ये पंच प्रयागों के नाम है। जो गंगा नदी है उसके लिए हम कितने प्रयाग पढ़ते हैं? पंच प्रयाग। पहला आता है वी, फिर एन, फिर के, फिर आर, फिर डी। अब बताओ वी से कौन सा प्रयाग होगा? विष्णु प्रयाग। सुना है सभी ने नाम? विष्णु प्रयाग तो सुना होगा। एन से कौन सा हो जाएगा हमारा? नंद प्रयाग। के से क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। आर से रुद्र प्रयाग। लिखते भी रहना है साथ में, शकल मत देखना मेरी। डी से देव प्रयाग। वी से विष्णु प्रयाग, एन से नंद प्रयाग, के से कर्ण प्रयाग, आर से रुद्र प्रयाग और डी से देव प्रयाग, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा विष्णु, ये नंद, इधर आ जाएगा मेरा कर्ण, इधर आ जाएगा मेरा रुद्र और इधर आ जाएगा मेरा देव, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? कोड क्या बना फिर? वी एन के आर डी। अब यहां से मैं कोड लिखना शुरू करूंगा नदियों के बारे में। पहले मैं बेसिक कोड बनाऊंगा, बाद में जब इन डेप्थ पढ़ूंगा तो पूरी जानकारी लूंगा उसकी। एक ही बारी में ये नदी इस ग्लेशियर से, इस नदी, ये नदी इस ग्लेशियर से, एक ही फिगर में बना देंगे तो क्लटर्ड हो जाएगा मेरे। सबसे पहले यहां लिखूंगा मैं जीबी, फिर लिखूंगा मैं जीएम, फिर लिखूंगा मैं के ए और इधर लिखूंगा बीडी। जल्दी लिखो, जीबी, जीएम, के ए और बीडी। और इधर पे मैं लिखूंगा एन और पीआई। हो गया। अब सबसे पहले इसको समझते हैं, ये जीबी का मतलब क्या है। जी से हमारा एक स्थान आता है जिसको हम बोलते हैं गंगोत्री। कौन सा है? गंगोत्री। यहां बी का मतलब है भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। अगला आया जी, ये भी किसको दिखाता है? गंगोत्री को ही दिखाता है। एम का मतलब क्या हो जाएगा मेरा? मंदाकिनी।
के से क्या बनेगा, एक बहुत अच्छा मंदिर है जहां सभी जाते हैं, वहां आगे फोटो खिंचाते हैं, कौन सा मंदिर है, केदारनाथ। तो के से केदारनाथ हो जाएगा, और ए से मेरी आ जाएगी अलकनंदा नदी। ठीक है, तो के में लिख लेना आप केदारनाथ, और नदी कौन सी आ जाएगी, अलकनंदा। आ गया। एन से मेरी नदी आएगी यहां पे नंदाकिनी, हिंदी वाले लिख लोगे ना। और पी से आ जाएगी मेरी पिंडर रिवर। एक चीज बच गई मेरी यहां पे, क्या बची, बीडी बची, बीडी नहीं बची, बी डी बचा। बी से केदारनाथ का एक भैया वाला मंदिर है, कौन सा है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से डी फॉर हमारी निकलेगी धौली गंगा। देखो पूरा उत्तराखंड में जो ये नदियां बहती हैं उसका सिस्टम हमने बना दिया है। ऐसे अगर आप याद रखते हैं तो आप जिंदगी में कभी इस चीज को नहीं भूलेंगे। कैसे, यहां से मैंने देखा VNKRD आया, यहां से ऊपर गया GB GM KA BD NN BI। क्लियर, कितना क्लियर हुआ सभी। अब समझना, एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। जब दो नदियों का संगम होता है तो किसी एक नदी के नाम पर ही नाम आगे बढ़ता है, दूसरी नदी उसमें मिलने के बाद क्या हो जाती है, उसका नाम हट जाता है। ऐसा क्यों होता होगा, गंगा और यमुना मिल रहे हैं, आगे चल के भी नाम गंगा ही पड़ रहा है, यमुना क्यों नहीं पड़ रहा। वैसे ही ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी सहायक नदियां आएंगी, दिहांग आएगी, दिबांग आएगी, लोहित आएगी, नाम ब्रह्मपुत्र ही क्यों पड़ रहा है। अब इस बात को समझो, नदियों को मापा जाता है उनमें से प्रति सेकंड निकलने वाले पानी के वॉल्यूम के हिसाब से। यानी कि अगर मैं किसी नदी को देखूं, ऐसे करके नदी का कोई कैचमेंट बना लेता हूं, तो ये एक ट्रेपेजॉइड है ना, अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकाल लूं कितना आ रहा है, और देख लूं कि पानी प्रति मीटर इतने सेकंड के रफ्तार से बह रहा है, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इसी को अगर मैं 3D में आगे बढ़ाऊं तो ये कुछ ऐसे करके जाएगा, जाएगा कि नहीं। आगे को आ रही है ना नदी, एक नाली जैसी मान के चल, जितना ज्यादा पानी एक सेकंड में पास करेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम उस पानी का आ रहा है। तो जिस नदी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, नाम हमेशा उसी के आधार पर रखा जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो कि कल के दिन ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नदियों का नामकरण जो है संगम पर उस नदी के हिसाब से रखा जाता है जिसका प्रति सेकंड पानी का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं कहां पर, विष्णु प्रयाग में। अब देखो विष्णु प्रयाग पे दो नदियां आ रही हैं, यहां ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा, और यहां से कौन सी नदी आ रही है, धौली गंगा। तो विष्णु प्रयाग पे दो नदियों का संगम होगा, अलकनंदा और कौन सी नदी, धौली गंगा। लेकिन आप एक चीज समझो, अलकनंदा बड़ी या धौली गंगा बड़ी, अलकनंदा बड़ी। तो यहां से आगे जब ये नदी चलेगी तो क्या नाम दिया जाएगा इसको, अलकनंदा ही दिया जाएगा, दिया जाएगा कि नहीं। ठीक है, विष्णु प्रयाग से आगे जब मैं आऊंगा नंद प्रयाग पे, तो अब यहां से आगे कौन सी नदी आई थी, अलकनंदा, इधर से कौन सी नदी आके मिल रही है, नंदाकिनी। दोनों मिलेंगी, बड़ी नदी अभी भी कौन सी है, अलकनंदा ही है। तो मिल तो जाएंगी अलकनंदा और नंदाकिनी, लेकिन नाम अभी भी क्या रहेगा, अलकनंदा ही रहेगा। क्लियर। वहां से आगे जब मैं बढ़ूंगा, अभी भी कौन सी नदी आगे बढ़ रही है, अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ रही है। अलकनंदा यहाँ पे कर्णप्रयाग पे मिलेगी कौन सी नदी से, पिंडर नदी से। तो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होगा, लेकिन बड़ी नदी कौन सी, अलकनंदा। तो नाम अभी भी क्या रहेगा, अलकनंदा ही रहेगा। अब आता हूं मैं रुद्रप्रयाग पे। रुद्रप्रयाग पे देखो, यहां से मंदाकिनी, यहां से कौन सी, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। बड़ी नदी कौन सी, जिसके पास चार धाराएं ऑलरेडी मिल चुकी हैं, यानी कि अलकनंदा। तो नाम अभी भी क्या रहेगा, अलकनंदा ही रहेगा। बात क्लियर हो रही है ना सभी को। लास्ट आएगा मेरा कौन सा, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग पे आप समझो, यहां से आ रही है भागीरथी नदी, और यहां से कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा नदी आ रही है।
तो इधर पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होगा और इसको नया नाम दे दिया जाएगा। क्या नाम दे दिया जाएगा? बात क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? तो रिवर सिस्टम हमारा जो बेसिक रिवर सिस्टम है वो बन चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि गंगा नदी उत्तराखंड में बह रही है, यहां से बाहर भी तो निकलेगी ना। तो जब बाहर निकलेगी इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां होंगी, उन नदियों की भी कौन सी सहायक नदियां होंगी, उन सब के बारे में पढ़ना है। और सबसे बड़ा जो भारत का रिवर सिस्टम है वो कौन सा है? गंगा रिवर सिस्टम ही है। तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है। हमने बहुत सारे बांध बने हैं इस पे। एक आपने टिहरी बांध सभी ने सुना होगा, कौन सी नदी पे बना है? भागीरथी नदी पे बना है। वो एसएससी में भी पूछा गया है, बाकी एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है। तो सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम है। कौन सी नदी पर बना है? भागीरथी नदी। ठीक है, चलिए अब थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखना, गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बेसिन है। द गंगा रिवर सिस्टम is the largest and most significant river basins in India. गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नदी बेसिन है। एक पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी हमें मिलती है भारत में देखने को, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में, उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी या फिर अलूवियल सॉइल। इंडिया का मैक्सिमम पार्ट कवर करती है अलूवियल सॉइल। उस अलूवियल सॉइल का सबसे अधिक निर्माण कौन सी नदी करती है? गंगा नदी, और इसकी जो सहायक नदियां हैं। इसीलिए भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र जो है वो कौन सी नदी का क्षेत्र माना जाता है? गंगा नदी। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप, गंगा का उद्गम और पंचप्रयाग। ऑरिजिन ऑफ गंगा एंड द पंचप्रयाग। गंगा नदी का उद्गम तथा पंचप्रयाग। ऑरिजिन ऑफ गंगा एंड पंचप्रयाग। इसमें लिखना, गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम से बनती है। द गंगा रिवर इज बॉर्न फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स एट देवप्रयाग। गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से बनती है। अगला पॉइंट, भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। द भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर कॉमा गौमुख
नेक्स्ट पॉइंट, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध तथा कोटेश्वर बांध बनाए गए हैं। टिहरी डैम एंड कोटेश्वर डैम आर बिल्ट ऑन गंगा रिवर। नेक्स्ट पॉइंट, अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। द अलकनंदा रिवर originates from सतोपंथ ग्लेशियर। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी पर तपोवन बांध स्थित है। द तपोवन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन अलकनंदा रिवर। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी पर फरक्का बैराज परियोजना स्थित है। द फरक्का बैराज प्रोजेक्ट is constructed on गंगा रिवर। गंगा नदी पर फरक्का बैराज परियोजना स्थित है। ब्रैकेट में लिख देना पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए फिर, अलकनंदा नदी का उद्गम निम्न में से किस ग्लेशियर से होता है? ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी मिलम ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी सतोपंथ ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर डी बोखरचू ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर से होता है? सतोपंथ ग्लेशियर से। अच्छा मुझे बताइए कि कोटेश्वर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फरक्का बैराज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। कहां स्थित है? वेस्ट बंगाल। क्लियर हो गया सभी को इतना? चलिए अब हेडिंग डाल देना, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। गंगा नदी की सहायक नदियां। इसमें पहली सब हेडिंग आएगी बाएं ओर की सहायक नदियां, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बाईं ओर की सहायक नदियां। सबसे पहली जो बाईं ओर की सहायक नदी है गंगा की, वो है रामगंगा नदी। फर्स्ट रिवर आ जाएगी रामगंगा। इसमें लिखना आगे, इसका उद्गम दूधातोली पर्वत श्रेणी से होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दूधातोली माउंटेन रेंज। ब्रैकेट में लिख लेना पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट पॉइंट, रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध तथा कोलागाड़ बांध स्थित है।
रामगंगा डैम स्लैश कोलागार डैम आर लोकेटेड इन रामगंगा रिवर। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध तथा कोलागार बांध स्थित है। नेक्स्ट आ जाएगी गोमती नदी। ये निकलती है फुलहर झील, उद्गम में लिखना फुलहर झील पीलीभीत। नेक्स्ट सरयू। सरयू को ही हम एक और नदी भी बोलते हैं घाघरा नदी। तो सरयू या फिर क्या लिख लोगे, घाघरा रिवर। इसमें लिखना सरयू नदी का उद्गम तिब्बत में, सरयू नदी का उद्गम तिब्बत में मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है। द सरयू रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मापचा चुंगो ग्लेशियर इन तिब्बत। पिछले बार एक लड़का था, उसका नाम ही रख दिया था हमने मापचा चुंगो, ल्यापचा चुंगो रख दिया था उसका नाम। सरयू नदी का उद्गम तिब्बत में मापचा चुंगो नामक ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरयू नदी पर शारदा बैराज निर्मित है। शारदा बैराज इज लोकेटेड इन सरयू रिवर। नेक्स्ट आ जाएगी गंडक रिवर। इसमें लिखना गंडक नदी का उद्गम, गंडक नदी का उद्गम नेपाल में। वंशिका क्यों हो रही है इतनी खुश गंडक सुन के, है कुछ और आ रहा है क्या दिमाग में? गंडक नदी का उद्गम नेपाल के नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से होता है। गंडक रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नुबाइन हिमाल ग्लेशियर इन नेपाल। गंडक नदी का उद्गम नेपाल के नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट आएगी कोसी रिवर। इसमें लिखना कोसी नदी का उद्गम नेपाल के सप्तकोशी क्षेत्र से होता है। कोसी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सप्तकोशी रीजन इन नेपाल। कोसी नदी का उद्गम नेपाल के सप्तकोशी क्षेत्र से होता है। लास्ट आ जाएगी हमारी महानंदा। इसमें लिखना इसका उद्गम दार्जिलिंग में पगला झोरा झरने से होता है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पगला झोरा वाटरफॉल इन दार्जिलिंग। पागल का झोला नहीं बोला रे, पगला झोरा, झोरा फिर झोला क्यों लिखा है? झोली लिख दे, उसको ई की मात्रा डाल दे, हैं झोरा, पगला झोरा झरने से होता है। तो देखो आपके लिए कितने क्वेश्चन बन चुके हैं इसमें। सबसे पहली चीज ये समझो, अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो गंगा की कितनी बाएं ओर की सहायक नदियां हैं, काउंट करके बताओ।
6 बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। सबसे पहली नदी कौन सी आई हमारी? रामगंगा। दूसरी नदी कौन सी आई? गोमती। तीसरी नदी सरयू। चौथी नदी गंडक। पांचवी कोसी। और छठी महानंदा। अब सबसे पहले हमने बात करी थी कौन सी नदी की? रामगंगा नदी की। रामगंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ था? दूधातोली क्षेत्र, जो कि हमारा कहां पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल। रामगंगा पे रामगंगा बांध भी बना हुआ है और कोलागाड़ बांध भी बना हुआ है। बात क्लियर हुई? दूसरी नदी कौन सी आई हमारी? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम हमारी कौन सी झील से हुआ था? कुल्हार झील। कहां से है? पीलीभीत में है। ठीक है। तीसरी नदी कौन सी आई थी? सरयू। सरयू को एक और नाम से भी बोला गया, कौन सी नदी? घाघरा नदी। ये घाट में जो नदी बहती है कौन सी है? ये सरयू नदी ही है। ठीक है। सरयू नदी का उद्गम कहां दिखाया है? मापचा चुंगो ग्लेशियर, तिब्बत में। अब सोचो तिब्बत से वो पानी यहां आ रहा है घाट पे। समझ रहे हो कितनी दूर से वो नदी ट्रेवल करके आ रही है कि मैं एक दिन गंगा से मिलूंगी। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी रिवर आई थी? गंडक रिवर। फिर कौन सी आई थी? कोसी। फिर लास्ट महानंदा। क्लियर हो गया सभी को? अब इन सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को आप एक ही साथ लिख लोगे गंगा की सहायक नदियों में, नीचे पे 1 2 3 4 5 6 करके डालोगे। कोड क्या बनेगा? कोड बनाओ। सबसे पहले आएगा आर, फिर क्या आएगा? जीओ। ध्यान देना, जीओ क्यों डालोगे? फिर आएगा हमारा जीएच, फिर आएगा जीए, फिर केओ, और फिर आएगा एमए। आर ए जीओ जीएच जीए केओ एमए। देखो कोड में जितना याद करके जाओगे चीजें आपके लिए एग्जाम में उतना अच्छा रहता है। आर ए से क्या बनेगा? रामगंगा। फिर उसके बाद क्या आया? जीओ से क्या बनेगा? गोमती। जीएच से घाघरा। जीए से गंडक। केओ से कोसी। एमए से महानंदा। क्लियर रही बात? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ ली हैं। अब कौन सी आएंगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दाएं ओर की सहायक नदियां। अच्छा, इसमें एक पर्टिकुलर नदी जो हमने पढ़ी है कोसी, इसके बारे में एक जानकारी दे देता हूं। वैसे तो पूछेगा नहीं, बट क्या पता कभी पूछ सकता है। इसको स्वरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, बिहार का सुख। क्यों कहा जाता है? हर साल आप देखते हो यूपी बिहार में बाढ़ आती है, वो बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? यही कोसी नदी है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। अगर आप लिखना चाहें आगे पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बिहार का शोक। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक में पहली आएगी हमारी नदी कौन सी? यमुना। दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है? यमुना है। देखो भारत एक ऐसा देश है जहां गाय की पूजा की जाती है कि नहीं? और सबसे ज्यादा सड़कों में घूमने वाली गायें कहां मिलती हैं आपको? भारत में मिलती है। दूसरी चीज, भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है, और सबसे ज्यादा गंदी नदियां भी कहां मिल रही हैं? भारत में मिल रही हैं। तो बेसिकली हम जिन चीजों की पूजा करते हैं उन्हीं चीजों को गंदा करते हैं। आप ब्रिटेन जाओगे, लंदन जो है वो एक थेम्स रिवर है, उसके किनारे बसा हुआ है। जो लोग नदियों को पवित्र नहीं मानते हैं, आप एक बार उनकी नदियां देखो कि कितनी साफ हैं, और एक बार जो नदियों को पवित्र नहीं मानते हैं उनकी नदियां देखो उनकी कितनी साफ। दूसरी चीज, आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे जहां बीफ कंज्यूम किया जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ माता माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? इंडिया। बाई वॉल्यूम ब्राजील है, सेकंड नंबर पे आती है हमारी कौन सी? इंडिया आती है। जिन कंट्रीज में गाय को ऐसे देखा जाता है कि यार इसको बड़ा करते हैं, इसको मार के बाद में बीफ खाएंगे हम,
उन कंट्रीज में गायों की हालत देखना, इतनी भारी चौड़ी बिल्कुल सुंदर गायें, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं वहां चल रही हैं। और भारत में क्या हो रहा है कि वहां सड़कों के किनारे कोई यहाँ से पैं कर रहा है, कोई कहीं से पैं कर रहा है, कोई भगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो इट्स अ बेसिक सिविक सेंस जिसका इंडिया में अभाव है कि जो चीजें हमारे लिए पवित्र हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो यमुना जो है दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है। और अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि दिल्ली में ये कोई महोत्सव आता है, पता नहीं कौन सा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो उस टाइम पे जो वहां की सरकार थी उसने बोला था कि हम यमुना को साफ कर देंगे। अब साफ तो कर नहीं पाए, वो इतना सीवेज जा रहा है यमुना में, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है यमुना, कहां से करेंगे। आप यमुना में पैर रखते हो तो झाग निकलता है, मतलब यमुना एक ऐसी नदी है, हवा भी चलेगी ना उस नदी में झाग बनता है। तो उन्होंने क्या किया, उस झाग को दबाने के लिए ऊपर से और केमिकल छिड़क दिए उसमें। अब अगले दिन लोग वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा अरे वाह यार, गंगा साफ कर दी है, यमुना साफ कर दी इन्होंने, वो नहा रहे हैं बढ़िया। एक औरत देख रहा था मैं ऐसे पानी पी रही, पता नहीं किसने वहां घर में पॉटी करी होगी है, किस इंडस्ट्री से क्या कूड़ा आया होगा, वो बढ़िया ऐसे करके ऐसे डाल रहे हैं। बाद में जो वहां साइड में काम करने वाले वर्कर्स थे, जब चेकिंग हुई तो उसमें पता चला कि कुछ केमिकल था जो झाग को कर देता है, उसको बोलते हैं कोगुलेंट। तो वो जैसे ही झाग पे जाएगा तो झाग के कणों को क्या कर देगा, वो दबा देगा। तो उनसे रात को छिड़काया गया है वो यमुना नदी में, जहां पे लोग वो करने आने वाले थे, क्या नहाने आने वाले थे, वो सारे अपने जो अनुष्ठान है वो करने आने वाले। तो ऐसे नदियां साफ नहीं होंगी। नदियां साफ एक ही तरीके से होंगी कि अपने हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को साइडलाइन करके कुछ रिसाइकल करने की कोशिश करें। जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा एक ब्लू कलर का वो आता था, क्या बोलते हैं, हैंड सैनिटाइजर, देखा है सभी ने। वो कुछ नहीं है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। आपने गौर किया होगा अभी जैसे लाइफ बॉय वगैरह के अच्छे हैंड सैनिटाइजर जो है उनसे खुशबू आती है, उसको तुमने हाथ में डाल के ऐसा कर दिया तो बदबू मारता था। तो बेसिकली वो था क्या, बाई प्रोडक्ट था। वैसे ही हम उस बाई प्रोडक्ट को बाकी जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो अपनी ओर से कोशिश करना, नदियों के आसपास जितना कम कूड़ा फैलाया जा सके उतना अच्छा है। ठीक है, चलिए फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पहली कौन सी लिखी थी हमने, यमुना। इसमें लिखना यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो बंदरपूंछ चोटी पर स्थित है। द यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, कॉमा बंदरपूंछ पीक। अगला पॉइंट, यमुना नदी पर लखवार बांध तथा हथिनी कुंड बैराज स्थित है। लखवार बांध एंड हथिनी कुंड बैराज आर लोकेटेड एट यमुना रिवर। अब मैं आप लोगों को ये भी डाउट क्लियर कर देता हूं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि डैम और बैराज में क्या फर्क है। ध्यान से समझना, जो डैम है वो बेसिकली पानी के लिए एक रेजर्वोयर का काम करता है। रेजर्वोयर मतलब होता है एक टैंक की तरह जहां पे पानी स्टोर होता है। तो जब मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर करना पड़ता है तो मैं क्या बनाता हूं, डैम बनाता हूं। डैम बनाने के लिए मेन आवश्यक शर्त यह है कि वहां पर पानी का फ्लो जो है वो कम होना चाहिए और एक बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए जहां पे मैं डैम बना सकता हूं। डैम का फायदा क्या है, डैम जो है जल विद्युत परियोजनाओं में बहुत काम आते हैं। कौन सी परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं। यानी कि डैम में पानी को स्टोर किया जाएगा। और साइंस में जब हमने फिजिक्स पढ़ा था तब हमने एक चीज देखी थी कि कोई चीज अगर हाइट पे जाती है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन सी एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे उस पानी को रिलीज किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। उस काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मैं टरबाइन को घुमाता हूं और उससे क्या उत्पन्न होती है, मेरी
बिजली उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो डैम का बेसिकली जो काम है वो जल विद्युत परियोजनाओं का है। लेकिन बैराज जो है उसका काम मेन है कि पानी का डाइवर्जन किया जा सके। आपने नहरें सुनी है भाई, एक बात बताओ, अगर मैं टिहरी डैम से नहर निकाल दूं तो किस फ्लो में पानी जाएगा खेत में? वो तो खेत की मिट्टी उखाड़ के अगले दिन पता चला किसान खेत में पहुंचा, खेत ही नहीं है वहां। अरे मेरा खेत कहां गया? समझ रहे? तो डैम क्या है? ये नदी बह रही है मान लो, इस पर डाउट मत करना कि बैराज क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं होता है यार, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। डाउट आ रहा है तो क्लियर कर देते हैं। मान लो ये दो पहाड़ है मेरे पास, इन दो पहाड़ों के बीच में मैं एक बड़ी सी कंक्रीट की दीवार लगा देता हूं, मोटी सी। पीछे से नदी आ रही है तो क्या होगा? पानी पीछे तक स्टोर होगा, होगा कि नहीं? कई मिलियन क्यूबिक टन का पानी स्टोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डैम। डैम की हाइट अच्छी खासी होती है। तो क्या होता है, जब यहां से गेट खोलते हैं तो गेट से जब पानी नीचे जाता है तो यहाँ पे लगी होती है मेरी टरबाइंस। ये टरबाइंस घूम के बिजली बनाती है। लेकिन कोई नदी बह रही है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक वो बना दिया, वहां अवरोध सा बना दिया। तो क्या होगा, नदी बहते तो रहेगी, यहां पे पहुंची, थोड़ा पानी ऊपर उठा, ऊपर उठा, जब नदी का पानी का लेवल यहां पहुंच जाएगा तो पानी कहां से निकलने लग जाएगा? यहां से निकलने लग जाएगा। इसको बोलते हैं बैराज। बैराज का काम बेसिकली क्या है कि नदी को थोड़ी देर के लिए रोको, साइड से यहां से डाइवर्जन दो। ये जो पानी एक्स्ट्रा जो लेवल बढ़ के आ रहा है ना पानी का, वो बढ़ा हुआ लेवल का पानी कहां ट्रांसफर कर देंगे? हम नहरों में ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए बैराज बनाए जाते हैं। अब कोई डाउट है? नेक्स्ट, चंबल नदी, चंबल रिवर। इसमें पहला पॉइंट लिखना, यह यमुना की सहायक नदी है। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। सेकंड लिखना, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन रेंज। यह नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन रेंज। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, चंबल रिवर से इतने क्वेश्चन बने हैं ना एग्जाम्स में, और इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं स्टूडेंट्स। 3 सागर हैं, बेसिकली डैम है, उनका नाम सागर पे रखा हुआ है। अगर आपको ये सागर, ये सागर, ये सागर दिख जाता है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो चंबल पे ही होगा डैम। ठीक है, पहला लिखना, चंबल नदी पर निम्न बांध स्थित है, ऐसे लिखो। चंबल नदी पर निम्न बांध स्थित है। पहला, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। फॉलोइंग डैम्स आर बिल्ट ऑन चंबल रिवर। पहला हो जाएगा गांधी सागर डैम। सेकंड आ जाएगा राणा प्रताप सागर डैम। और तीसरा आ जाएगा आपका जवाहर सागर डैम। अब आप याद कैसे करोगे इसको समझना। चंबल नदी पर गांधी जी ने महाराणा प्रताप को क्या गिफ्ट करे थे? जेवर गिफ्ट करे थे। क्या गिफ्ट करे थे? जेवर गिफ्ट करे थे। चंबल नदी पर गांधी जी ने राणा प्रताप को क्या गिफ्ट करे? जेवर गिफ्ट करे। ऐसे अगर आप याद करोगे तो आप भूल नहीं सकते हो। तो गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर? महाराणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर? जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर? चंबल। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कोटा बैराज। इसी में आएगा, फोर्थ आ जाएगा हमारा कोटा बैराज। कोटा कहां है? राजस्थान में है ना।
चंबल नदी भी तो वहीं को बहती है, तो वहां बना हुआ है कोटा बैराज। नेक्स्ट आ जाएगी सिंध। सिंध, इसमें पहला पॉइंट लिखना, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट, यह नदी मालवा के पठार से निकलती है। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मालवा प्लेटू। यह नदी मालवा के पठार से निकलती है। इसमें लिखना, सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध स्थित है। मड़ीखेड़ा डैम इज लोकेटेड ऑन सिंध रिवर। सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध स्थित है। अब मैं डैम्स अलग से नहीं कराऊंगा, इसी में आपको सारे डैम्स करा दिए गए हैं। रिवाइज करना अच्छे से, क्वेश्चन यहीं से बनना है, इससे बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो मैंने नोट्स लिखाए हैं उससे बाहर नहीं जा सकता है। आपने बस इनको रिवाइज करते रहना है, बार 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 मन में पूछना है खुद से, मणिखेड़ा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पे? सिंध नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। कोटा बैराज कौन सी नदी पे है? चंबल रिवर पर। फरक्का बैराज कौन सी नदी पर है? बताओ। फरक्का गंगा नदी पे। कहा? वेस्ट बंगाल में, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। लखवार डैम कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पे है लखवार? यमुना नदी पर। तो ये पढ़ने हैं बार बार। जब आप रिवाइज करते हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग को आदत हो जाती है याद करने की। आप एक बात को समझो साइंटिफिकली, कि अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है तो आपने क्या करना पड़ेगा? जिम में जाके वेट उठाना पड़ेगा, और वेट उठाने के बाद आपकी मसल्स टूटेंगी, उनमें दर्द होगा, होगा कि नहीं? वैसे ही अगर आपने अपने दिमाग को बेहतर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको इस हद तक ले जाना पड़ेगा पढ़ाई में कि जब तक वो थक नहीं जाता है। आज आपका दिमाग थक रहा है तो अगले दिन आप एक चीज नोटिस ये भी करोगे कि नेक्स्ट डे मेरा दिमाग पहले दिन से क्या है, अच्छा है। कुछ दिन लगते हैं उसको भी रिकवर होने में, जैसे मसल रिकवरी में टाइम लगता है, वैसे दिमाग को भी रिकवर होने में टाइम लगता है। आज आपने बहुत पढ़ दिया, कल थक जाएगा दिमाग, कल नींद आएगी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से आपका दिमाग और शार्प हो जाएगा। ठीक वैसे ही मैथ्स आपको मैं करा रहा हूं, तो भाई एटलीस्ट मैथ्स में ये चीज तो करो कि घर में जाके प्रैक्टिस करो उसकी बैक टू बैक। आपको अभी 2 महीने के अंदर मैं 700-800 क्वेश्चन करा चुका हूं, सही बात है। आपने प्रैक्टिस ही अगर उस चीज की नहीं करी होगी तो कैसे होगा बताओ? तो मेन चीज है कि मैं अपनी प्रैक्टिस भी बना के रखूं। ठीक है, मैथ्स की भी करनी है, रीजनिंग की भी करनी है, जीएस की भी करनी है, सब चीजों को मैंने साथ लेके चलना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि आपका एक शेड्यूल्ड फिक्स रहना चाहिए कि मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है। देखो, एग्जाम निकालना बिल्कुल टफ नहीं है, मैं आपको आज बोल दे रहा हूं। आप किसी भी यूट्यूब टीचर की वीडियो खोलो, उसमें एक खास चीज आपको क्या दिखेगी? पहली वीडियो में आपको 10 लाख 20 लाख व्यूज दिखाई दे रहे होंगे। कोई प्लेलिस्ट खोलना, तो पहली वीडियो में क्या होगा? 10 लाख 20 लाख व्यूज होंगे। वो नीचे जाते 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 लास्ट प्लेलिस्ट खोल के देखना, जो उस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो होगी उसमें 2500 व्यूज भी नहीं आते। इसीलिए तो जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मैक्सिमम लोग धोखा खा रहे हैं। जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, जो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, वो कल के दिन आज पढ़ेगा ऑनलाइन, कल पढ़ेगा ऑनलाइन, 4 दिन बाद वो भूल जाएगा पढ़ना। समझ रहे हो? इस क्लास में आपको एक एक चीज डिटेल में समझाई जा रही है, तो उस चीज को आपका काम क्या है? घर में जाके रिवाइज करो। ऐसे करके अपने दिमाग में फिगर बनाओ। अच्छा, एक लाइन ऐसे डाली थी सर ने, VNKRD लिखा था, फिर यहाँ GBGMKABD लिखा था, फिर NNPI लिखा था। अच्छा, यहाँ से अब मेरी कौन सी नदी आ रही थी? धौली गंगा नदी आ रही थी। कौन सी जगह से? बद्रीनाथ से। ऊपर से केदारनाथ से कौन सी आ रही थी? अलकनंदा आ रही थी। अच्छा, धौली गंगा और अलकनंदा मिले थे, अलकनंदा बन गई। फिर V के बाद N पे आए थे, नंद प्रयाग पे आए थे। नंद प्रयाग में वहां पे
कौन सी नदी आई थी? नंदाकिनी नदी आई थी, अलकनंदा नदी आई थी, दोनों मिले थे, वहां से आगे अलकनंदा ही चली थी। आप उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखो, और जब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे ना, बड़े एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत टफ हो जाता है। इस पिथौरागढ़ में आप एजुकेशन का लेवल देखोगे तो बहुत डाउन है। कोई टीचर हाथ क्यों नहीं लगाना चाह रहा है सीजीएल को? बड़े एग्जाम्स को डरते हैं। मैं तो खुले उससे कहता हूं यार, तुमसे तुम तैयारी तो करो। ऐसा प्रश्न ही नहीं बनेगा कि वो बहुत बाहर से दे दे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या दे देगा? मैथ्स में क्या दे देगा? रीजनिंग में क्या दे देगा? सब करके आओगे तुम। मेन चीज है कि पढ़ो। जितनी चीजें आज लिखाई हैं, कल जब मैं पूछूं आपसे तो आपको याद होनी चाहिए। एक आध दो तीन चीजें मिस हो जाए वो चल जाएगा, कि कोई डैम याद नहीं रहा कि चलो दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा, बट मैक्सिमम डैम मुझे याद होने चाहिए। क्लियर रहा सभी को? चलिए, नेक्स्ट रिवर हमारी कौन सी आएगी? बेतवा। बेतवा नदी में भी लिखना सिंधु की सहायक नदी, ये यमुना की सहायक नदी। उद्गम लिखना विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला उद्गम आ जाएगा। और इसमें एक बहुत फेमस डैम है, बार बार पूछा गया है, माता टीला डैम, तो लिख लेना। बेतवा नदी पर दो बांध स्थित हैं। टू डैम्स आर लोकेटेड एट बेतवा रिवर। पहला है मेरा राजघाट डैम, राजघाट बांध, और दूसरा है मेरा माता टीला डैम, माता टीला डैम। माता टीला को आप स्टार करोगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फिर आएगा। माता टीला डैम कौन सी नदी पर बना है फिर? बेतवा रिवर पे। नेक्स्ट केन रिवर। केन, वो WWE वाले केन की बात नहीं चल रही है, अंडरटेकर केन वाली। ये केन का नाम KEN है, केन बांध। ये केन रिवर, सॉरी। इसमें भी लिखना यमुना की सहायक नदी। ये निकलती है जबलपुर से। और इसमें एक बांध बना है, बांध का नाम लिख लेना गंगऊ बांध, गंगऊ डैम, GANGAU, गंगऊ डैम। नेक्स्ट आ जाएगी सोन नदी, सोन रिवर। उद्गम लिखना अमरकंटक का पठार, और डैम का नाम लिखना बाण सागर डैम। अमरकंटक पठार और बांध आएगा इसमें बाण सागर बांध। नेक्स्ट है हमारा रिहंद नदी। रिहंद नदी में एक ही चीज लिखना, दो बांध बने हैं, मतलब बांध एक ही है, उसको दो नाम से जाना जाता है, या तो रिहंद बांध या फिर उसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। रिहंद नदी पे बांध बना हुआ है, कौन सा बांध? रिहंद बांध या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। तो इसको ऐसे याद कर लेना, गोविंद बल्लभ पंत रिहाना से मिलने गए थे। किससे मिलने गए थे? रिहाना से। रिहाना एक सिंगर है, सुना होगा सभी ने नाम। लास्ट है हमारा दामोदर रिवर, दामोदर नदी।
ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू से, छोटा नागपुर का पठार। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। और 3 मेजर डैम्स हैं, लिख लेना। पहला आ जाएगा पंचेत डैम, पंचेत PANCHET, पंचेत बांध। दूसरा आ जाएगा मैथुन डैम, MAITHUN, मैथुन डैम। और तीसरा आ जाएगा तिलैया डैम, तिलैया TILAIYA, तिलैया डैम। ठीक हो गया। तो हम सभी का जो गंगा रिवर सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगर उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं, ध्यान से देखना रे बच्चों, अगर आप गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो आपको यमुना नदी अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी। ऐसे कंबाइंड लिखाया गया है कि गंगा और यमुना साथ ही में कवर हो जाए। गंगा की जब मैंने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी थी तो पहले रामगंगा देखी थी, फिर गोमती देखी थी, फिर घाघरा देखी थी, फिर गंडक देखी थी, फिर कौन सी देखी थी, कोसी देखी थी, और लास्ट में कौन सी देखी थी, महानंदा। 6 नदियां वो देखी थी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जब मैं आया था, पहली नदी मैंने कौन सी देखी, यमुना। यहां से जब मैं आगे बढ़ा हूं तो सारी की सारी नदियां मैक्सिमम जो है वो किसके ट्रिब्यूटरी निकल के आ रही हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरी निकल के आ रही। तो बेसिकली ये नदियां यमुना में मिली और यमुना नदी किस में मिल गई, गंगा में मिल गई। तो आपसे पूछ सकता है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो ये जितनी सारी नदियां लिखाई हैं गंगा की भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और यमुना की भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अब जरा बताओ यमुना के बाद पहली नदी कौन सी लिखाई थी, चंबल। चंबल पे मैंने आपसे बोला था कि बांध बने हुए हैं। चंबल में गांधी जी ने राणा प्रताप को जेवर गिफ्ट करे थे, तो गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। और एक लास्ट जब कोटा में जाते हैं राजस्थान में तो वहां एक बैराज बना हुआ है, कौन सा, कोटा बैराज। फिर चंबल के बाद हमारी कौन सी नदी आई थी, सिंध नदी। सिंध नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, क्या, मणिखेड़ा, जोर से बोलो, मणिखेड़ा बांध बना हुआ है कौन सी नदी पर, सिंध नदी पे। फिर सिंध के बाद कौन सी आई थी, बेतवा नदी। बेतवा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, राजघाट बांध। और कौन सा, माता टीला बांध। ये माता टीला डैम जो है ये मोस्ट रिपीटेड है कि माता टीला बांध कौन सी नदी पे है, किस नदी पे है, बेतवा नदी पे। फिर आई थी हमारी केन, फिर आई थी सोन, फिर आई थी हमारी रिहंद। और रिहंद नदी पे एक बांध लिखाया है अभी आपको, कौन सा बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गंगा रिवर सिस्टम सभी को समझ में आ चुका है। इसकी एक फोटो जो है मैं आपको उसमें भेज दूंगा व्हाट्सएप में, जो हमारा ग्रुप है वहां चेक कर लेना कौन सी नदी कहां पे निकल रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करा के लिखा रखा है आपने। ठीक है, अब इसमें सबसे हाई यील्ड वाले क्वेश्चंस कौन से हैं मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। ध्यान रखना, हाई यील्ड का मतलब क्या है कि ज्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं में से रिपीटेड चेंज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहला आपका टिहरी बांध परियोजना पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कौन सा, टिहरी डैम। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। अब बच्चे इतना पढ़ के तो गए, लेकिन उसने पूछ दिया टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। ए बेटा, ये क्या बोल दिया इसने, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उसकी ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आंसर हो जाएगा टिहरी डैम। और हाइट लिख लोगे उसकी 260.5 मीटर, 260.5 मीटर्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है,
गोविंद वल्लभ पंत जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? गोविंद वल्लभ पंत वाटर रिजर्वायर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? गोविंद वल्लभ पंत वाटर रिजर्वायर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? बताओ तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? रिहंद नदी पर बना हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका रिहंद। एक प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुनना और समझ। देखो, कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं समझ जाऊं तो मैं प्रश्न को भी कर लूंगा। मैं आपको एक दिन एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा जीएस में। और एक बात कल आशीष भी बोल के गए थे आपसे कि इस बार सेक्शनल कट ऑफ उठनी है, पता है ना सभी को। इससे पहले वाले में क्या बेनिफिट हुआ था कि आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा करके आए और जीएस आप खत्म करके आए। 4 क्वेश्चन करे थे, बोला उन्होंने, बोला सुना सभी ने। इस बार सेक्शनल कट ऑफ उठनी है, तो अगर आप सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम कितने मार्क्स लेके आते हो मैथ्स में, कितने रीजनिंग में, कितने इंग्लिश में। अगर जीएस में फेल तो सब में फेल, अगर रीजनिंग में फेल तो सब में फेल, इंग्लिश में फेल तो सब में फेल। तो फेल किसी सब्जेक्ट में नहीं होना है मैंने। अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझो, जीएस कैसे घुमाई जाती है। वो कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है, पहला। सेकंड, यह कोलकाता बंदरगाह पर गाद को साफ करने के लिए गंगा नदी से हुगली नदी में पानी को मोड़ता है। इंग्लिश वालों के लिए भी बोल देता हूं, दिस डैम इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो जैसे ही मेरे दिमाग में वेस्ट बंगाल आया, मेरे को पता चल जाना चाहिए आंसर क्या होना है, फर्क का है। लेकिन फिर भी नहीं आया, तो उसने क्या बोला है, दिस डैम डाइवर्ट्स द वाटर फ्रॉम गंगा इनटू हुगली रिवर टू फ्लश आउट द सिल्ट एट कोलकाता पोर्ट। अब इस बात को समझो, अगर मुझे इस बात की नॉलेज है कि कोलकाता जो बंदरगाह है वो हुगली नदी पर बना हुआ है, तो मेरे को इतना तो पता चल जाएगा कि ये बांध हुगली नदी पे नहीं होगा, क्योंकि ये तो डाइवर्ट करके उधर उसको पानी दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा अगर दिमाग चलाऊं, तो उसने वेस्ट बंगाल दे रखा है और गंगा रिवर दे रखा है, दिया है कि नहीं? वेस्ट बंगाल और गंगा रिवर पर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सा बैराज बना हुआ है? फरक्का बैराज बना हुआ है, ठीक है। अब इस बात पे मेरे को कंफ्यूज नहीं होना है कि यार फरक्का तो बैराज है, बैराज भी अगर बड़े साइज का होगा उसको भी क्या बोल देते हैं हम, बांध ही बोल देते हैं। तो मेरा आंसर क्या होना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, फरक्का बांध या फरक्का बैराज। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही? नेक्स्ट एक इसने पूछा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में किन बांधों की श्रृंखला शामिल है? विच कैस्केडिंग सीरीज ऑफ डैम्स इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। यानी कि 2 स्टेट बोल रहा है वो, राजस्थान और कौन सा, मध्य प्रदेश। इन दोनों के द्वारा बनाई गई संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो मेरे को इतना पता होना चाहिए, राजस्थान में एक नदी बहती है, कौन सी नदी? चंबल रिवर। और चंबल रिवर पे कौन से बांध बने हुए हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये 3 के 3 जो बांध हैं, ये इनके जॉइंट परियोजनाएं हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने क्या करा है, उसको मिलकर बनाया। तो बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन घुमाएगा एग्जामिनर, हमने नहीं घूमना है, अपने अपने कॉन्सेप्ट इतने क्लियर रखने हैं कि हमें उसको डाइवर्ट कर ही ना पाए उस चीज। क्लियर रहा? अब नेक्स्ट हमारा एक रिवर सिस्टम बचा हिमालयन वाला, कौन सा? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो हेडिंग डाल देना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। चलिए, इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र
जल निर्वहन के मामले में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जल निर्वहन के मामले में दुनिया की सबसे बड़े नदी तंत्र में से एक है। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि पर सेकंड कितना पानी फ्लो हो रहा है। दुनिया में 3 नदियां ऐसी हैं जो डिस्चार्ज के मामले में बहुत खतरनाक लेवल की हैं। एक है आपकी अमेजॉन रिवर, एक है आपकी नाइल रिवर, और एक है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र नदी तो इतनी बड़ी है कि उसको नदी कहते भी नहीं है, उसको नद बोलते हैं। नद मतलब उसको पुरुष संज्ञा दी गई है। अगर आप नाउन पढ़ें तो एक स्त्रीलिंग वाला नाउन होता है, एक पुल्लिंग वाला नाउन होता है, जैसे ही है और सी है। तो रिवर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। बट ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है जिसके लिए ही यूज किया जाता है। कारण क्या है? उसका प्रवाह इतना खतरनाक है मतलब। और जब बाढ़ आती है ना ब्रह्मपुत्र में, नॉर्थ ईस्ट डेवलप न होने का एक बहुत मेजर रीजन यही है कि ब्रह्मपुत्र में जिस दिन बाढ़ आ गई मतलब वो सभी को मारेगी उस दिन। हमारे एक टीचर हुआ करते थे बहुत पहले, एक पराशर कुछ नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूं, वो बिहार के थे। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी ब्रह्मपुत्र में जब बाढ़ आती है उस पे ना, तो तब उन्होंने मतलब वो देखा है अपने सामने बाढ़ आते हुए। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि उस बाढ़ में एक फैमिली थी मतलब। तो हुआ क्या कि जैसे नाव से उनको रेस्क्यू करके ले जा रहे थे, तो जो बच्चा था वो गलती से नीचे को गिर गया। तो मम्मी हाथ पकड़ने के चक्कर में झुकी उसकी, तो पूरी की पूरी नाव पलटी और वो गायब हो गई सेकंडों के अंदर। उनकी लाशें भी नहीं मिली उसके बाद। तो उन्होंने अपने सामने देखा था, उस पर एक कविता बनाई थी। जब हम बीटेक में पढ़ते थे तो उस टाइम पे उन्होंने सुनाई थी, मतलब बहुत गजब कविता। तब वो कहते थे कि ब्रह्मपुत्र है, कोसी है और दामोदर है, ये 3 नदियां ऐसी हैं भाई, जब इनमें बाढ़ आती है तो पूरा बिहार से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर एक परिवार में रोना ही सुनाई देता है। फसलें बर्बाद कर देती है, लोगों की आजीविका बर्बाद कर देती है। आप सोचो, पाटलिपुत्र शहर सभी ने सुना है, मगध साम्राज्य हमने पढ़ा था, हरियंका डायनेस्टी पढ़ी थी। सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी किसने बनाई थी? बिंबिसार ने। फिर अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर कौन आया था? BAUN था ना, नाग दशक आया था। ठीक है, जाके लगा देना अभी। ठीक है, तो आप सोचो कभी वो क्षेत्र इतना बड़ा था, इतना विकसित था कि पूरे भारत का साम्राज्य वहां से चलता था। आज बिहार एक ऐसा क्षेत्र बन के रह गया है जो भारत के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में आता है, आ रहा है ना। चाहे आप साक्षरता दर में देखो, चाहे आप GDP में देखो, चाहे आप लोगों की आजीविका के संसाधनों में देखो, बिहार पीछे होने का कारण ही यही है कि वहां ये नदियां बर्बादी करते हुए जाती हैं। आप सोचो पिथौरागढ़ में हर साल घाट की नदी बहा के ले जाती, तो पिथौरागढ़ कभी आगे आगे बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता ना। तो यही चीजें हैं। अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हमने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो पहली चीज इसमें आप इसका उद्गम लिख लो। इसमें लिखना ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कैसे लिखोगे? चेमायुंगडुंग, CHEMA, चेमा, फिर युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। हिंदी वाले लिख लोगे? तुम भी तो गंवारी हो। चेमा युंगडुंग। कोई चुम्मा लिखा होगा वहां, किसी ने कुछ लिखा होगा। लिखते भी तो उठपटांग ही हो तो।
जो कैलाश मानसरोवर के निकट स्थित है, विच इज लोकेटेड नियर कैलाश मानसरोवर। जो कैलाश मानसरोवर के निकट निकट स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां कौन से ग्लेशियर से है? चेमा युंगडुंग। अच्छा बताओ फिर सिंधु नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से है? बोखर चू ग्लेशियर। चलिए इसमें पहला पॉइंट लिखना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किस नदी को इस नाम से जाना जाता है, तो लिख लेना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलांग सांगपो नाम से जाना जाता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यारलांग सांगपो इन तिब्बत। यार लिखो, लांग लिखो, फिर सांगपो लिखो, यारलांग सांगपो। देखो रजिस्टर बना रखा है, देखो एक के कारण पूरी क्लास को दिक्कत होती है ना, तो तुम्हारे लिए रजिस्टर क्यों बनाया है उसको भी तो समझो। तुम भी तो अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेक करोगे ना, जब तुम क्लास आओगे डेली अपनी प्रेजेंट डालोगे, तो जिस दिन तुम अपसेंट होगे, अपसेंट चढ़ेगा, तो तुम पूरे महीने में चेक तो करोगे मैं कितने दिन अपसेंट रहा हूं, तुम्हें भी पता चलेगा ना कि यार मैं इतना ज्यादा अपसेंट रह रहा हूं, इसलिए बनाया गया है वो। तो उसमें नाम मत छुपाओ अपना, शर्म वाली बात नहीं है कोई। कुछ तो आए ही नहीं है अभी, और जो नहीं आएंगे क्लास मैं भगा दूंगा आप क्लास से, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ भाई। तुम्हें अगर मजाक ही करना है अपनी जिंदगी के साथ, कहीं और जाके करो। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तब यहाँ आके पढ़ो। एक दिन आ रहे हो, 2 दिन नहीं आ रहे हो, ऐसे वाले में नहीं चलेगा। आज भी पेपर है कॉलेज में? किसका है आज, कौन से ईयर वालों का है? 4th सेम वालों का। जब भी आप आते हो बाहर पे रजिस्टर रखा होता है, एक वो आदत बना लो कि मैं खुद ही आऊं और अपनी प्रेजेंट डाल दूं। अगर आप महीने में 10 दिन से ज्यादा एब्सेंट मारते हैं तो पहले आपसे रीजन पूछा जाएगा, भाई एक बार बता तो सही, तेरे लिए तेरी नौकरी से बड़ा क्या हो गया ऐसा कि तुझे क्लास आने में शर्म आ रही है। और एक बात समझ लो, ये पेपर देने गई है, 14,000 वैकेंसी है इस बार, और रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी किस बात की है समझना। इससे पहले सीजीएल में 27,000 वैकेंसी भी आई हैं, लेकिन सारी की सारी वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट की थी। जीएसटी 70, इस बार वैकेंसी कम है लेकिन सारी वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर की, आईटीआई और मैक्सिमम वैकेंसी नॉर्थ जोन की है। अगर तुम्हें अभी भी आभास न हो, मैं एक चीज समझा देता हूं तुम्हें, सीजीएल में साउथ इंडिया पटकते हैं सीधे सीधे साउथ इंडिया। इस बार साउथ इंडिया में पोस्ट ही नहीं आ रखी है। अगर तुम 7,000 8,000 रैंक भी ले आते हो ना अपनी, किसने नहीं लिखा है? लिख क्यों नहीं दे रहे हो? किसी ने नहीं लिखा है तो कल से मत करना रे ऐसा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि इस बार पहली बार सीजीएल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सारी की सारी वैकेंसी नॉर्थ इंडिया में ही आई है, नॉर्थ जोन में ही आई है। तो अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया और ठीक ठाक रैंक भी ला गए ना,
8,000 रैंक भी लागे तुम। पिथौरागढ़ में खुद पोस्ट आई हैं इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जेएसओ की आई है, डबल एओ की आई है। इवन पिथौरागढ़ में एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है यहाँ, जहाँ पे चौधरी बारात घर है, वहां पे ऑफिस है, वहीं बैठे रहता है वो, और बगल में ही चौधरी बारात घर की लाइब्रेरी में जाके आराम से पढ़ता है अपना। इतनी चिल जॉब है भाई सेंटर की, तुम्हें अब क्यों आभास नहीं है इस चीज का? थोड़ा सा इस चीज को समझो कि यार मेरी लाइफ में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और खुद से पूछो वाई, क्यों करना है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि यार हो गया ना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं किसी होटल में बर्तन मांज लूंगा, किसी को होम ट्यूशन पढ़ा लूंगा, अगर यही सपना है तो छोड़ दो। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो फिर उसको फाइनलाइज करके जाओ ना। एक कहते हैं ना, ऑल इन या ऑल आउट। या तो अगर इस एग्जाम में आप घुस रहे हो तो ऑल इन होके घुसो। एग्जाम निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। कल सर ने मेरे को 500 पीडीएफ भेजी है, सर जो चाहिए होंगी इन बच्चों को सब दे देना गाय। तुम्हें वोकैब की चाहिए, तुम्हें मैथ्स की चाहिए, हर एक चीज की पीडीएफ आ गई है मेरे पास। लेकिन कराया तब जाएगा ना जब आप उस पर रिस्पॉन्स लोगे। समझ रहे हो? आपको सीरियस होना पड़ेगा इस चीज पे। एक डिसिप्लिन जो है ना, कि मैं क्यों प्रेजेंट चढ़ाऊं यार, मेरा क्या हो रहा है, मैं नहीं चढ़ाऊंगा भाई। वो पी लिखने में तुम छोटे नहीं होगे, वो तुम्हारा एक डिसिप्लिन है कि तुम डेली जब क्लास आ रहे हो तुम रिमाइंड कर रहे हो प्रेजेंट चढ़ाते हुए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अपने आप को अपना उद्देश्य याद करवाओ उस प्रेजेंट चढ़ाते हुए कि मेरा उद्देश्य भाई एग्जाम निकलवाना है, खुद का भी अपने साथियों का भी, और जल्दी से जल्दी अच्छी पोस्ट पकड़ना है। इस उद्देश्य से यहाँ पढ़ने आओ तब अच्छी बात है। और जो पुराने बच्चे हैं जिनको फी डिस्काउंटेड है, एक बात ध्यान रखना, तुमने अगर बीच में एक महीना अपने मन से छोड़ा बिना बताए और तुम वापस आए तो तुम्हें एज अ न्यू स्टूडेंट कंसीडर किया जाएगा, और वही न्यू स्टूडेंट वाली फीस काउंट होगी। सभी को पता है ना कि अगर आप पढ़ लेते हैं एक सर्टेन टाइम तक, उसके बाद आपकी फी डिस्काउंटेड हो जाती है कि बेटा आप आपकी फी में 33% का डिस्काउंट रहेगा, 1/3 आपकी फी डिस्काउंटेड हो जाती। तुमने गैप मारा, तुम्हारी फी रिवाइज हो जाएगी, वापस से जो ओरिजिनल फीस है उसको लेके आना यहाँ, तभी आना। ये नहीं कि मैं एक महीना आऊं मैं पढ़ूं, मतलब मेरी क्लास है जब भी मन आए तब जाऊंगा, जब मन नहीं आए तब नहीं जाऊंगा, ऐसा वाला मत सोचो। 3 महीने बचे हुए हैं तुम्हारे पास, 3 महीने बहुत कम होते हैं भाई। सीजीएल जैसा एग्जाम निकालने के लिए 3 महीने बहुत कम होते हैं। मुझे पता है यार मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे, सिर्फ एक बार ये प्रूव करने के लिए शहर को कि भाई यहां से भी निकलेंगे बंदे। दिखाओ ना करके, क्यों नहीं दिखा सकते हो? क्या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है? खुद से ये भी तो पूछना, जिस दिन जीडी में जाओगे, जिस दिन एमटीएस में जाओगे, या जिस दिन किसी छोटी सी लेवल 3 लेवल 4 की पोस्ट में जाओगे, खुद से एक बार इतना ही सवाल करके देखना, क्या मेरी औकात इतनी थी, क्या मेरा पोटेंशियल बस इतना ही था? इतना पूछ लेना खुद से। अगर तुम्हारा दिल सेटिस्फाई होके बोल दे कि हाँ तेरी औकात इतनी थी भाई कि तू लेवल 2 लेवल 3 की जॉब में जाए, तो वेल एंड गुड, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। लेकिन अगर तुम्हारा दिल अभी बोल रहा है कि भाई मेरा पोटेंशियल है वहां जाने का, तो उसके लिए जी जान लगानी पड़ेगी। खुद नौकरी चल के अपने पास नहीं आती। मजाक से हट के खुद को आइसोलेट करना सीखो, अपने आप को समय देना सीखो, पढ़ना सीखो। मैं इस उम्र में अगर पढ़ सकता हूं तो तुम तो बहुत छोटे हो यार। एक 27 साल का लड़का अगर अभी भी बैठ के पढ़ सकता है, मैं मानता हूं कि मैं अभी भी बहुत यंग हूं, अभी भी मेरा टाइम नहीं गया हुआ है, मैं अभी भी एग्जाम निकाल लूंगा। तो 20 साल के 21 साल के बच्चे ऐसे यहाँ पे मतलब डीमोटिवेटेड होके आते हैं कि यार सर मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये तो टफ है। टफ कुछ नहीं है, तुम मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हो। घर में 4 बार इसको रिवाइज करके तो देखो, एक एक चीज अगर तुम्हें ऐसे ना रट जाए, होगा कि नहीं? मुझे तो याद है मैंने वो फिगर बनाया, मैंने कहीं देख के बनाया, मैंने भी तो ऐसे 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 करो बोला, तो कभी तो मैं भी एक बिगिनर रहा हूंगा जिस दिन मैंने सीखा होगा ये चीजें। मैंने पढ़ी होंगी, मेरे को याद नहीं होंगी, फिर मैंने ट्रिक से सोची होंगी यार मैं किस ट्रिक से पढ़ूं इसको। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स क्या विद प्रूफ नोट्स बनाए हुए हैं, इसके बाद फेयर्स एंड फेस्टिवल ही लिखाने वाला हूं एक दिन। पुथंडू करके एक फेयर होता है, पुथंडू। एक मट्टू पोंगल है,
और एक गुड़ी पड़वा है। ये पिछले बार के सीजीएल में उठा के दिखा दूंगा, हर एक शिफ्ट में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके पूछे हैं उसने। पुथंडू, मट्टू पोंगल, गुड़ी पड़वा, ये ऐसे घुमाए हैं उसने, कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में, कौन से राज्य में है, कौन से राज्य। एक और आया था हॉर्नबिल। इन 4 फेयर्स को उसने सारी की सारी शिफ्ट में घुमा के डाल लगा है। सीएचएसएल में घुमा के डाला है, सीजीएल में घुमा के डाला है, जीडी में घुमा के डाला है, एमटीएस में घुमा के डाला है, रेलवे में घुमा के डाला है, सब में विद प्रूफ चाहे विद प्रूफ दिखा दूंगा कि यही पूछा गया है। इवन मेंस में तक क्वेश्चन आए हैं। किससे आए हैं? एक और था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूं, फेस्टिवल का, तमिलनाडु का वो फेस्टिवल है। एक नौका रेस होती है और एक आपका क्या बोलते हैं, नौका रेस थी, और एक और था आपका जिसमें वो भैंस के ऊपर ऐसे पकड़ के वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है जल्लीकट्टू। ये फेस्टिवल्स बार बार घुमा के पूछ रहा है वो। आपको इतना ही पता नहीं होगा किसी को पुथंडू है क्या। वंशिका को तो हंसी आएगी, अजीब सा नाम है गई। ये आपका तमिलनाडु का न्यू ईयर है। जैसे हमारे यहाँ बसंत पंचमी मनाते हैं, वहां पुथंडू बोलते हैं उसको। वैसे केरल का है विशु। गुड़ी पड़वा जो है ये आपका ये महाराष्ट्र का है। मट्टू पोंगल तमिलनाडु का है। आपका जो कौन सा हॉर्नबिल नागालैंड का है। वही चीजें तो पूछ रहा है यार, कुछ अनोखा थोड़ी पूछ दे रहा है, स्टैटिक जीके तो पूछ रहा है। फिर भी अगर नहीं कर पाए तो फिर बताओ, कितनी शर्म की बात हो जाएगी कि सब कुछ लिखाने के बाद जो नोट्स मैंने आपको लिखाए हैं, ये नोट्स मैंने जब अपना सीडीएस के एग्जाम्स निकाले थे तब के बनाए हुए नोट्स लेके आया हूं। एक एक चीज इतने सीक्वेंस में, अगर आपको इससे मेंस भी लिखना होगा ना, मेंस तक लिख डालोगे, इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं। उसकी वैल्यू करो भाई, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन के साथ चलना सीखो लाइफ में, तब होगा कुछ। खाली हवाबाजी, हाँ क्लास में आ गए, अरे ठीक है, ऐसा वाला नहीं चलेगा। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मैं निकलवाऊंगा, मैंने बोला तो है ना तुमसे, मैं निकलवाऊंगा। सारी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, मैथ से भी पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, जीएस भी पढ़ा रहा हूँ। इवन अब तो हम ये भी करने वाले हैं कि जिसको इंग्लिश नहीं पढ़नी है 11 बजे के बाद आप जा सकते हैं, जिसको पढ़नी है वो यहीं रहो, आधे घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश चलेगी। हफ्ते में एक दिन करंट अफेयर्स का सेशन होगा। हर एक बच्चा चार करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल के लिख के लेके आएगा और खड़े होके बताएगा यहाँ पे कि ये 4 करंट अफेयर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के लेके आएगा कि भारत सरकार ने ये वाली परियोजना में कितने रुपए आवंटित किए। आंसर है 5,466 करोड़, उसके बारे में जानकारी देगा वो। तो सारे बच्चे एज अ कम्युनिटी जिस दिन काम करने लगोगे उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन अपने आप ही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो टारगेट अच्छा बनाओ। दूसरी चीज, चीजों को पॉजिटिवली लो। थक जाते हो 1 घंटे में, कब छोड़ेंगे सर? सर 7 बजे से यहाँ खड़े हैं, सर को थकान नहीं लग रही, तुम्हें कैसी लग रही है यार? तुम तो नाश्ता तो करके आए होगे, मैं तो नाश्ता भी नहीं करके आया हूँ, एक घूंट पानी भी रखा है तब से। मैं तो पढ़ा ले रहा हूं, तुम अनोखा कैसे मर जाओगे? अपने दिमाग को, अपने शरीर को ढालो ना तैयारी करने के लिए। 4 घंटे लाइब्रेरी में तुम बिना उसके नहीं बैठ सकते हो, घर में नहीं बैठ सकते तुम। ठीक पढ़ने का समय आएगा, सुसु लग जाएगी, जैसे ही तुम किताब के सामने बैठोगे तुम्हें टॉयलेट आ जाएगी। उसमें गौर करना, पढ़ने बैठने की जैसे तुमने तैयारी करी, पहले तुम्हें टॉयलेट लग जाएगी। इतना तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई तू पढ़ने ही मत बैठ पा। खुद को बिठाने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। यहाँ मैंने तुमसे बोला है भाई 12 बजे से फ्री रहती है पूरी क्लास, पढ़ो यहाँ बैठ के। कोई पढ़ता ही नहीं है, घर जाने की पहले वे रहती है। लाइब्रेरी में जाके 600 रुपया फीस दोगे, मैं कह रहा हूँ यहीं बैठ के पढ़ लो। वाईफाई लगा रखा है तुम्हारे लिए, कैमरे लगाए हैं, वहां क्या बोलते हैं आरओ लगा रखा है, वॉशरूम तुम्हारा यहीं पे है, बैठो और पढ़ो। बुक्स जिसको जो चाहिए, ऐसा कभी हुआ मैंने नहीं भेजी है? बोलो, कहता हूं किसको चाहिए, क्या बुक चाहिए, बोलो। बोलते ही नहीं है। और पीडीएफ ऐसे मांगेंगे, सर 8 पीडीएफ एक साथ दे दो। 1 महीने बाद पूछूंगा पढ़ दिया रे? खुला ही नहीं होगा वो पीडीएफ। ऐसा मत करो। देखो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, मेरे को ये एग्जाम निकालना है, मैंने क्यों निकालना है उसको क्लियर करो।
बहुत अच्छा लगता है जिस दिन कुछ बड़े बन जाओगे, इंस्पेक्टर बन जाओगे, जब जिस दिन वर्दी पहन के तुम्हारी अपनी गाड़ी आएगी, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनोवा देती है, वहां पे आगे पे लिखा होगा जीएसटी ऑफिसर लिखा होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर लिखा होगा, वहां से निकलोगे समाज में इज्जत होगी, तो अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। उस चीज को दिमाग में रख के चलो, वाई डू आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे क्यों पहुंचना है वहां तक, और अगर पहुंचना है, क्या सच में मेरा पोटेंशियल इतना ही है कि मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ये 2-3 सवाल खुद से पूछते रहोगे ना हर दिन सुबह उठ के कि क्यों करना है, मैंने आज मुझे क्लास जाना है तो क्यों जाना है, अपने आप को वो रीजन अगर तुम दिला दोगे ना, तुम बुखार में भी पहुंच जाओगे। यहाँ मैं तो पहुंचता हूँ, मैं बारिश में भी पहुंचता हूँ, हर कंडीशन में पहुंचता हूँ ना। तो पहले खुद को रीजन तो दिलाना, मैंने क्यों जाना है वहां, मैं इस रीजन से आता हूँ बारिश के दिन भी, कि एक बच्चा भी अगर वहां क्लास में आया होगा तो यार वो इस उम्मीद से आया होगा कि पढ़ना है, उसको जाके पढ़ाऊंगा। और तुम्हें थोड़ा सा छींटे पड़ गए तो गल जाएगी, गल गई, ओहो मैं तो गल गई, मेरी तो छाल निकल गई, पानी की बूंद पड़ी तो वो हो गई, मैं खराब हो गई, मेरा मेकअप धुल गया। लड़कों को ठंडा लग जाता है, हाँ ठंडा हो रहा है यार, आज कुछ करते हैं। तो इन चीजों से बाहर निकलो भाई अपनी लाइफ में, ये समय जो है आपका ये लौट के नहीं आने वाला है वापस। डोंट वेस्ट दिस टाइम, अपना लक्ष्य हर दिन खुद को याद कराओ। यहां से घर जाते हो, खाना खाओ और पढ़ने बैठूंगा सोचो, अगर मन नहीं कर रहा है एक बार तो पूछो, साला तू पढ़ने बैठ क्यों रहा है, तो एक बात ये बता दे। अगर तुमने खुद से वो पूछ दिया ना कि मैं पढ़ने क्यों बैठना चाहता हूं, तो तुम्हारा दिमाग ये रीजन भी तो देगा कि भाई तेरे को निकालना है। और जैसे दिमाग ने इतना बोला, खुद से पूछ लो कि क्या तू उस हिसाब से तैयारी कर रहा है, उसी टाइम तुम्हें आ जाएगा कि बैठ भाई बैठ, पढ़ने बैठ, वरना पीछे निकल जाएगा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? तो उन चीजों पे मत जाओ जो गलत है। और दूसरी चीज, एक चीज आपके लिए डिसिप्लिन बना रखा है, उसको फॉलो करो। आपकी परफॉर्मेंस आपको भी पता चलनी चाहिए। अगर आपकी इस क्लास में 60-70% अटेंडेंस है पूरे मंथ की, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं, उस कमी को सुधारना कि अगले मंथ यार 100% अटेंडेंस दूंगा मैं। एक भी दिन क्लास स्किप करते हो, कल तुम्हारा मैथ से पढ़ाऊंगा, कल प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा चल रहा है तुम्हारा, एसआई का नया कॉन्सेप्ट चलेगा, उस कॉन्सेप्ट को अगर तुम भूल गए क्या फायदा। जो नहीं आया उसके लिए फिर वो मिट्टी बराबर, क्या पढ़ा रहे हैं सर कहोगे। चलो क्या लिखा था, तिब्बत के कौन से ग्लेशियर से, यारलांग सांको नामक ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा नामक स्थान से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एट नामचा बारवा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज दिहांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट, आसाम में दिहांग नदी दिबांग तथा लोहित नदी के साथ मिलती है। इन असम दिहांग रिवर मीट्स दिबांग एंड लोहित रिवर, जहां से इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। हियर इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र, जहां से इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब एक प्रश्न आपको देता हूं मैं, अभी बताओ मेरे को, भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है? आसाम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी की दो सहायक नदियां बता दो, दिबांग नदी और लोहित नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है?
अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के कौन से स्थान से? नामचा 12वां स्थान से। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड जमुना इन बांग्लादेश। अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के संगम के पश्चात, आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के संगम के पश्चात इस नदी को मेघना कहा जाता है। द रिवर इज नोन एज मेघना। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप बना के एक बार आपको मैं समझा दे रहा हूं। कुछ ऐसा ही है। यहां पे एक स्टेट आता है मेरा, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। यहां चाइना से नदी ऐसे आती है और यहां पे एक जगह है, कौन सी? नामचा 12वां। यहां से एंटर करती है इंडिया के अंदर, और नामचा 12वां से जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है तो इसको नाम दिया जाता है क्या? दिहांग। फिर ये घुसती है यहां से कौन से स्टेट में? असम में। असम में मिसमी की पहाड़ियां हैं, मिसमी की पहाड़ियों से वहां से नदियां निकलती हैं। एक नदी है हमारी दिहांग, ये दिबांग, और एक दूसरी नदी हमारी आती है, वो कौन सी नदी है? लोहित रिवर। जब ये मिल जाती है तो इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। इधर से एक नदी आ रही है हमारी, कौन सी नदी? गंगा रिवर। अब समझना, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करेगी, ये है हमारा बांग्लादेश, बी लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, इस ऐसे बना। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी, गंगा का नाम बदल जाता है, पद्मा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? पद्मा। या ऐसा बोल सकता है, निम्न में से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश? कौन सी रिवर? गंगा। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। यमुना नहीं है, ध्यान रखना, क्या? जमुना। अब पद्मा रिवर और जमुना रिवर जब मिलेंगी तो एक नई नदी बन जाएगी, कौन सी? मेघना रिवर बन जाएगी। कहां? बांग्लादेश। तो बोलेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के पश्चात कौन सी नदी बनती है? मेघना नदी। यही मेघना नदी जो है, यह जाती है नीचे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर जाती है और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। बात क्लियर? तो चीजों को पढ़ना है, साथ साथ सीखना भी है। आपको पिछले साल मैंने, जिन्होंने पढ़ा है, पिछले साल मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रामसर साइट्स पढ़ाई थी, तो उसमें एक इंपोर्टेंट पढ़ाया था मैंने, बक्सा। ये इस बार, पिछले बार के उसमें पूछा हुआ है कि बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। गंगा नदी के ही उससे बनता है। उसके अलावा हमने एक पढ़ा था जल्दापारा, ये भी कहाँ है? वेस्ट बंगाल। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट। हमने कैसे पढ़ा था? एक सुंदर जलपरी मिली थी बक्से के अंदर। फिर मैंने क्या बोला था? एक और था इसमें, क्या था? टेम्पोरा था? नहीं, टेम्पोरा नहीं था, कुछ नाम था उसका। है गोरू मला, हाँ। इसमें से ये पूछ लिया गया है इस बार, तो अब हो सकता है जल्दापरा पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन। अब डेल्टा, और एक होता है हमारा डेल्टा, एक होता है हमारा ज्वार नद,
मुख, डेल्टा और एस्चुअरी। भारत में एक नदी ऐसी भी है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है। मैं आपको बेसिकली इन दोनों के बीच का फर्क समझा देता हूं। जब नदी समुद्र की ओर जाती है और मिट्टी फैलाते हुए जाती है तो बनता है डेल्टा। लेकिन जब नदी समुद्र में मिलती तो है, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो ये नदी गई, समुद्र में मिलने से पहले इसने कुछ ऐसे लैंड क्रिएट कर दी, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। लेकिन ये नदी आई और समुद्र में जाने से पहले इसने क्या करा? समुद्र के पानी को ऐसे खींचा अपनी ओर और वो लैंड बनने की जगह यहाँ पानी आ गया, तो इसको क्या बोलता है? एस्चुअरी बोला जाता है। अगर मिट्टी गाद छोड़ेगी तो डेल्टा बनेगा, अगर पानी उल्टा अंदर को आएगा तो क्या बन जाएगी? एस्चुअरी बन जाएगी। भारत में एक नदी है वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी है बता सकते हैं? नर्मदा नदी जो है वो किसका निर्माण करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ये प्रश्न भी पूछे गए। प्रश्न ऐसे थोड़ी अंट संट पूछ दे रहा है एग्जामिनर, बहुत सोच के पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखना। गंगा नदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तो लिखा दिया ना। लास्ट क्या लिखाया था? बांग्लादेश में से मेघना कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। इट क्रिएट्स सुंदरवन डेल्टा। अब कल मैथ्स भी लाएंगे आप और जीएस भी लाएंगे। 1 घंटा मैथ्स पढ़ेंगे, 1 घंटा जीएस पढ़ेंगे। कल जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिखाऊंगा, तो हमारा जो हिमालयन सिस्टम है वो खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम गैप लेंगे कुछ समय, फिर मैं आपको पहले मिट्टियों के बारे में पढ़ाऊंगा, वोल्केनोज के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर उसके तहत हम कहाँ जाएंगे? नीचे प्लेटूज में जाएंगे, क्योंकि प्लेटू किससे बनते हैं? ज्वालामुखी से बनते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं।